आज कारक प्रकरण के बारे में बता रहे हैं। विभक्तियाँ 7 होती है, उसमें से दूसरा विभक्ति कर्म कारक है। तो कर्म कारक में एक सूत्र आता है कर्मणि द्वितीया। तो इसका व्याख्या होता है कि कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति लगती है। यथा रामः मोदकम खादति, इसका अर्थ होता है राम मिठाई खाता है। अब इसमें यह देखना होगा कि इसमें कर्म क्या चीज़ है। तो कर्म की परिभाषा होती है कि कर्ता का फल जिस पर पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे यहाँ पर राम मिठाई खाता है, खाने का काम राम करता है, लेकिन इसका फल पड़ता है मिठाई पर। इसलिए यार राम मिठाई खाता है का संस्कृत होता है राम मोदकम खादति। अतः मोदकम में द्वितीया विभक्ति लगी है। अतः मोदकम में द्वितीया विभक्ति, यही हुआ कर्मणि द्वितीया का सूत्र। अगर इसमें प्रश्न पूछा जाए कि इसमें बताओ बच्चे कि खादती का मूल रूप क्या है, इसमें बच्चे को बताना होगा कि खादती का मूल रूप खाद है। और यह हाँ, इसमें कर्म कौन सा है, तो मोदकम कर्म है। तो कर्मणि द्वितीया के आधार पर इसमें मोदकम में द्वितीया विभक्ति लगी है। यही कर्मणि द्वितीया का सूत्र की व्याख्या है कि 7 विभक्तियाँ होती है, प्रथमा से लेकर के सप्तमी तक, और अंतिम होता है संबोधन। तो पहले मैंने कर्म कारक के बारे में बता दिया, यानी कर्मणि द्वितीया के बारे में बताए थे कि कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति लगती है। यथा रामा मोदकम खादति, राम मिठाई खाता है, अतः मोदकम में द्वितीया विभक्ति लगी है। अब ये समाप्त हो जाए। अब दूसरा सूत्र है काला ध्वनोर अत्यंत संजोगे। काल का अर्थ होता है समय एवं अध्वना का अर्थ होता है रास्ता। अतः कालवाची एवं मार्गवाची शब्दों के अत्यंत संयोग होने पर उसमें द्वितीया विभक्ति लगती है। यथा मासाम व्याकरणम औपठत, महीना भर व्याकरण पढ़ा। क्रोशम कुटिला नदी, कोस भर टेढ़ी मेढ़ी नदी है। अतः मासाम एवं क्रोशम में द्वितीया विभक्ति लगी है। तो बच्चों अगर ये तो समझिएगा, लेकिन अगर जो ये सूत्र जो दिया गया है, इस सूत्र को पहले तोड़ करके अगर हम समझ लें तो अर्थ का व्याख्या करना आसान होता है। जैसे काल औध्वन अत्यंत संजोगे। का अब तो तोड़ लिए, यहाँ काल औध्वन अत्यंत संजोगे। काल का अर्थ होता है समय, और ध्वना का अर्थ होता है रास्ता या मार्ग। अत्यंत संजोगे लिखा हुआ है। तो अतः कालवाची और मार्गवाची शब्दों के अत्यंत संयोग होने पर उसमें द्वितीया विभक्ति लगती है। यथा ऊपर में मैंने बताया है मासम व्याकरणम औपठत, क्रोशम कुटिला नदी। तो इसमें मासम और क्रोशम में द्वितीया विभक्ति लगी है। कारक प्रकरण में अब कर्म कारक यानी द्वितीया विभक्ति के बारे में बता रहे हैं। सूत्र है क्रिया विशेषणे द्वितीया। तो क्रिया विशेषणे द्वितीया जो है, इसमें सबसे पहले क्रिया विशेषण को जानना होगा कि क्रिया विशेषण क्या है। तो क्रिया विशेषण की परिभाषा होती है जो क्रिया की विशेषता बतलावे उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। तो क्रिया विशेषण जब जान जाता है तब बच्चे को समझने में आसान हो जाता है कि क्रिया विशेषण कैसे है। जैसे कोई आम खाता है, तो कैसा आम खाता है, वह मधुर यानी खट्टा खाता है। जैसे वह मीठा आम खाता है, इसमें जो है मीठा जो है क्रिया का विशेषण बताता है, इसलिए मधुरम जो है क्रिया विशेषण होता है। तो क्रिया विशेषणे द्वितीया ये समझना आसान है। इसका व्याख्या बहुत सरल ढंग से किया गया है।
कि क्रिया विशेषण में द्वितीया विभक्ति लगती है। जैसे दिया है यथा स मधुरम आम्रम खादति, इसका माने होता है वह मीठा आम खाता है। इसमें आम्रम खादति जो है ये क्रिया क्रिया बताता है खाना, तो कैसा आम खाता है, वह मधुर आम खाता है, तो अतः मधुरम में द्वितीया विभक्ति लगी है। अब देखो अगला है सूत्र अभित परित सर्वत योगे द्वितीया, एकदम आसान है। अभित का अर्थ होता है दोनों ओर, परित का अर्थ होता है चारों ओर, और सर्वता का अर्थ होता है सभी ओर। तो इन सभी शब्द ये जो है अभित परित सर्वता, इसके योग में द्वितीया विभक्ति लगती है। इसे एग्जाम्पल के द्वारा यानी उदाहरण के द्वारा समझाया जा रहा है कि ग्रामम अभितः वृक्षा सन्ति, गांव के दोनों ओर वृक्ष है। इसी तरह परितः का विद्यालयम परितः उद्यानम अस्ति, विद्यालय के चारों ओर फुलवारी है। मंदिरम सर्वतः घंटकाः सन्ति, मंदिर की सभी ओर घंटियां हैं। अतः यहाँ जो ग्रामम विद्यालयम एवं मंदिरम जो शब्द है, इन सभी शब्दों के योग में द्वितीया विभक्ति लगी है। का पांचवा सूत्र का व्याख्या बता रहे हैं। पांचवा सूत्र है प्रत्यय प्रत्यय नोधिक निक्सा अंतरा अंतरैन यावद भी। बच्चे या तो लगता है बहुत बड़ा शब्द रहे, लेकिन इसको चुटकी में सिमटा सकते हैं। तोड़ना होगा सिर्फ, अगर तोड़ लेगा तो इसका अर्थ समझना आसान हो जाएगा। जैसे देखो प्रति अनु धिक निक्सा अंतरा अंतरैन यावद भी, ये 6 शब्द है। तो ये सब जैसे प्रति का अर्थ होता है और, अनु का अर्थ होता है पीछे, धिक का अर्थ होता है धिक्कार, निक्सा का अर्थ होता है निकट, अंतरा का अर्थ होता है बीच में, अंतरैन का अर्थ होता है बिना, यावत का अर्थ होता है तक। इन सभी शब्दों के योग में द्वितीया विभक्ति लगती है। इन सभी शब्दों के योग में द्वितीया विभक्ति लगती है। जैसे हाँ, तो सब का माने जान गए और तोड़ने के लिए भी जान गए। तोड़ने के बाद कितना बड़ा ये लग रहा था कि शब्द रहे, लेकिन तोड़े तो एकदम आसान हो गया। प्रति अनु धिक निक्सा अंतरा अंतरैन यावद भी। अब इसे एग्जाम्पल के द्वारा समझाया जा रहा है। अब जैसे प्रति का अनुवाद बनाना है, शिशुम प्रतिम गच, शिशु की ओर जाओ। राम अनुगतः लक्ष्मण, राम के पीछे लक्ष्मण जाता है। रावणम धिक, रावण को धिक्कार। गृहम निक्सा नदी अस्ति, घर के निकट नदी है। रामम लक्ष्मण अंतरा सीता अस्ति, राम और लक्ष्मण के बीच सीता है। कृष्णम अंतरैन राधा खिन्ना, कृष्ण के बिना राधा दुखी है। नगरम यावत वृक्षा सन्ति, नगर तक वृक्ष हैं। अतः शिशुं रामम रावणम गिरियाम रामम लक्ष्मणम कृष्ण एवं नगरम में द्वितीया विभक्ति लगी है। लगता है एक सूत्र बहुत बड़ा रहे, लेकिन अगर तोड़ लेते हैं, तोड़ करके दिमाग में बैठा लेते हैं, इस सूत्र का व्याख्या करना आसान है। लेकिन बच्चों ये मत समझना कि जो यह एग्जाम्पल दिया गया है, इसी एग्जाम्पल को हमको हमेशा याद रखना है। हम दूसरा भी कोई एग्जाम्पल डाल सकते हैं। जैसे कि शिशुम प्रतिम गच, कि शिशु की ओर जाओ, या इसके स्थान पर हम विद्यालयम प्रति गच्छ
ये भी लिख सकते हैं। विद्यालय की ओर जाओ। जैसे अब यहाँ है कि रामम लक्ष्मणम अंतरा सीता अस्ति, राम और लक्ष्मण के बीच सीता है। ऐसी बात नहीं है कि यही उदाहरण को देना, कोई दूसरा उदाहरण भी अंतरा के सामने फिट कर सकते हैं। इसी तरह जैसे कृष्ण के बिना राधा किन्ना है, यहाँ हम राम के बिना सीता भी दे सकते हैं, जैसे रामम अंतरैन सीता किन्ना। इसलिए बच्चों ध्यान देना होगा, ध्यान दे दें, यानी अपने आप में संतुष्ट हो जाए कि हमको कोई भी, यानी शिक्षक जो कहे उसी को बताना है, उसी का एग्जाम्पल याद रखना है, ऐसी बात नहीं है। आप अपने मन से अगर ये सभी शब्द आ जाए, प्रति अनुधिक निक्सा अंतरांतरण यावत, तो इन सभी के योग में सिर्फ द्वितीय विभक्ति लगानी है। अगर इसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें कि यह ठीक से नहीं समझे, उसे पुनः हम समझा देंगे।